नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां कल तेजी से बदले घटनाक्रम में राज्य को उप मुख्यमंत्री मिल गए हैं। इसी साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये अहम कदम कांग्रेस की तरफ से आंका जा रहा है। लेकिन क्या इस नई नियुक्ति से कांग्रेस का आंतरिक गतिरोध पर विराम लगेगा? चुनावी साल में कितना फायदा होगा कांग्रेस को? साथ ही छत्तीसगढ़ तो सुलझा लिया, लेकिन राजस्थान, हरियाणा की चुनौती बनी हुई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे टीएस सिंहदेव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि जी, चुनावी साल के आखिर में उप मुख्यमंत्री पद आपको मिला है। आपकी और सीएम भूपेश बघेल की मुस्कुराती तस्वीर कांग्रेस ने ट्वीट की है। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? हाईकमांड जो भी निर्णय करे मुझे उससे संतोष है। जी, कुछ ही महीनों में आचार संहिता लग जाएगी। कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा इस फैसले से? आपका क्या आंकलन? जितना मिलके हम चुनाव लड़ते दिखेंगे उतना फायदा होता है। और कहीं बीच की अटकलें ऐसी हों, कई प्रकार की बातें बीच में हो जाती हैं। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं कि गलत प्रकार से जहां बात ना भी हो उसको सामने लाने की कोशिश हो। तो इन सबको एक तरह से विराम लगता है। ये बातें कमतर होती हैं और मतदाता के, पार्टी वर्कर के मन में अगर कोई शिथिलता आ रही हो तो उनको फिर बल मिलता है कि नहीं, हम सब साथ हैं, परिवार एकजुट है, मिलके हम लड़ेंगे, तो जरूर फायदा होता है। बिल्कुल। आपने हमारे सहयोगी से, जुल्फिकार से सुबह कहा कि वैसा वातावरण बना हुआ था तब ये फैसला लिया गया। तो कैसा वातावरण, क्या जमीनी हालात है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, अगर आप उस संदर्भ में पूछ रहे हैं जी, तो सारे आकलन, लगभग सारे आकलन, कुछ हैं जो दूसरा भी कह रहे हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कहीं कहीं जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जब आप सरकार में रहते हैं तो अगर आप 10 में से 9 काम भी कर लीजिए तो जो एक काम नहीं होता है वो ज्यादा नजर आता है। जो काम हो गए वो पीछे हो जाते हैं, जो काम नहीं हुआ रहता है वो सामने रहता है। तो वो एक स्थिति रहती है जिससे कि हमको डील करना पड़ता है, राजनीतिक दलों को, प्रतिनिधियों को डील करना पड़ता है। तो वही एक सबसे बड़ी चुनौती है। वरना इन बीते 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया तो काफी है। जी। आपके सामने अब लक्ष्य क्या होगा? चुनावी राज्य है आपका फोकस एरिया क्या है अब? लोगों का विश्वास लेना और जो काम हुआ है उनको ये विश्वास दिलाना कि हमने कहा था कि हम ये प्रयास करेंगे, अगर आपका हमको मत मिलेगा। आपने मत हमको दिया, ऐसा मत दिया जिसकी हमको कल्पना भी नहीं थी। 68 सीटें 90 में आएंगी, ये मैं तो कभी नहीं सोच पाता था। मेजोरिटी आएगी क्लियर, ये तो लगता था। 52 से ऊपर आएंगी, 60 तक आ सकती हैं, ये भी लगता था। लेकिन 68 आएंगी और इतने बहुमत से आएंगी, तो ये मेरा भी आकलन नहीं था। तो अपने आकलन से ज्यादा मतदाताओं ने साथ दिया और अब हमने जो काम किया उनके सामने जाने की बारी है कि भरोसा रखिए। अब हमने विश्वास आपका मांगा था, आपने विश्वास किया। अब हम कह रहे हैं भरोसा रखिए कि जो काम हमने किया है उससे आकलन करिए कि आने वाले समय में भी हम आपका साथ देंगे और जो कमियां रही हैं उनको हम दूर करेंगे। जी, आपके और मुख्यमंत्री बघेल में बनी नहीं इन 4 सालों में, एक दूसरे पर आरोप लगाए, तो मुख्यमंत्री के साथ अब कैसे आगे काम करेंगे? क्या इस पर भी बात हुई? क्या कहेंगे आप? वो टीम के हमारे कप्तान हैं। मैं पहले उनके टीम का एक प्लेयर था। अब उन्होंने और पार्टी हाईकमांड ने वाइस कैप्टन के रूप में जिम्मेदारी दे दी है। तो टीम का मेंबर हूँ, प्लेइंग मेंबर हूँ, और वाइस कैप्टन के रूप में भी एक चिन्हांकन कर दिया कि उनके साथ आप एज अ वाइस कैप्टन उपस्थित रहें। तो मिलके हम लोग काम करेंगे। कहीं भी हो, घर परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, यार दोस्त हो, जहां हम काम करते हैं वो समूह संगठन हो, 19-20 सब जगह होता है। तो कुछ हल्का हो, मैं इनकार कभी नहीं करता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि छत्तीसगढ़ की सरकार के कामकाज पे प्रभाव पड़ रहा था, लोगों के हित के विपरीत कुछ हो रहा था। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये सर कि
छत्तीसगढ़ में तो इतना स्मूथली ये हो गया, लेकिन राजस्थान की बड़ी चुनौती है। हरियाणा से भी खबरें आ रही हैं अंदरूनी राजनीति की, जो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, खासतौर से 2024 को देखते हुए। आपका क्या आंकलन है वहां पर, क्या कैसे सुलझा पाएगी क्या कांग्रेस वहां की स्थिति? अलग अलग स्वभाव के लोग अलग अलग जगह हैं और उनके स्वभाव के अनुरूप ही सेंट्रल लीडरशिप प्रयास निश्चित रूप से करेगी कि वहां भी हल निकल सके। राजस्थान की स्थिति अलग होगी, हरियाणा की स्थिति अलग होगी, मध्य प्रदेश की स्थिति अलग होगी, तेलंगाना में स्थिति अलग होगी, जैसे छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग है। यहाँ आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई अवसर आपने दिए जब लोगों के सामने आपके माध्यम से हम लोग आ सके, मैं आ सकूं। कभी ऐसा मौका नहीं दिखा होगा शायद जहां कोई चीज सार्वजनिक तौर पे, जिसे वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक कहते हैं, कहीं कोई ऐसा मौका नहीं दिखा होगा। तो हम लोग अपने स्वरूप के अनुसार काम कर रहे थे। कहीं तालमेल का अभाव था तो आपस में उसको प्रयास करते थे कि दूर किया जा सके। और जगहों पे कभी कभी दिखता है कि सार्वजनिक बातें आ जाती हैं, तो उससे हमेशा बचना चाहिए। और जो बड़ा लक्ष्य है लोगों के लिए मदद करना पार्टी के माध्यम से, हमको पार्टी का माध्यम नहीं चाहिए। हम अलग जाके काम कर सकते हैं, कहीं किसी के साथ रोक नहीं है, लेकिन अगर पार्टी हमारे लिए माध्यम है तो फिर पार्टी के दायरे में और पार्टी के डिसिप्लिन में ही हमको काम करना चाहिए, तब हम बेहतर परिणाम पा सकेंगे। वरना जहां हम काम करेंगे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल, हमने हमसे बात की, आपको कहीं जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। तो बहरहाल टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के इस चुनावी साल में, लेकिन एक जमीनी रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच टकराव, शीत युद्ध की खबरें 4 सालों से लगातार आती रही हैं। देखते हैं, हमारे सहयोगी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, क्या मायने हैं आज के इस डेवलपमेंट के। सरगुजा राजघराने के 118वें महाराज त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव 1983 में अंबिकापुर नगर पालिका से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का सफर। कहते हैं चुनाव जीतने के बाद तय 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी हुई, लेकिन मिली नहीं। नाराजगी की बात नहीं थी, वो वातावरण जो बना हुआ था मीडिया में लगातार उस बात के रहने से, तो सभी साथियों के बीच में भी एक कौतूहल भी रहता है। एक हो सकता है मीडिया कह रहा है तो कहीं तो कोई बात होगी, होने वाला होगा, कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये तारीख निकल गई, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, अब तो साल निकल गया, अब अगला साल चालू हो गया, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो उसका एक विशेष दबाव की स्थिति बन जाती है। हालांकि बात सिर्फ मुखिया की कुर्सी की नहीं। 2021 में बघेल समर्थक कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने 20 विधायकों के सामने टीएस सिंहदेव पर अपनी हत्या करवाने की आशंका जताई। नाराज सिंहदेव विधानसभा की कार्रवाई के बीच सदन में नहीं आने की घोषणा करके बाहर चले गए। 16 अगस्त 2022 को सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय छोड़ दिया। हाल में उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी संशय वाला बयान दिया। 2 महीने पहले सरगुजा से बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे सिंहदेव को घर में घेरने की कोशिश के तौर पर देखा गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी से आए कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय को औद्योगिक विकास निगम का चेयरमैन सरकार ने बना दिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस निर्णय के साथ ही ये संदेश दे दिया है कि सरकार में चलेगी तो सिर्फ उनकी। वैसे मुख्यमंत्री भी सिंहदेव को बधाई दे रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भी, लेकिन एक तंज के साथ। इतिहास गढ़ते जा रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये जो हाईकमान का निर्देश जो हुआ है, इससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद
60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 90 में से 71 सीटें जीत ली थी। बीजेपी के हिस्से सिर्फ 14 सीटें आईं। सरगुजा की 14 में से 14 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती, तो उसके पीछे एकमात्र चेहरा टीएस सिंहदेव का माना गया। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर जाते समय विष्णुपुर में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। पुलिस ने के मुताबिक राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। वहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। वहां भारी हंगामे के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रशासन की सलाह पर राहुल गांधी इम्फाल लौट गए। वहां से हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर पहुंचे। आपको बता दें, चूड़ाचांदपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है हिंसा से, और 3 मई के बाद से मणिपुर में अब तक 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस ने इसके लिए मणिपुर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हम ये कहना चाहता है कि राहुल गांधी को चूड़ाचांदपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? Why? I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi ji. Why? He is don't play Rajniti here. Now don't play Rajniti here. We are Manipuri. He came here to protect to us to know the situation of Manipur, to know the people of Manipur, how much we are suffering. और क्या कहना है पुलिस का, आइए जानते हैं। शुरू में हुए वैली और हिल्स के बीच में, फुट हिल्स में ज्यादा कन्फाइन थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज। देन अनदर स्टेज ID even starts being blasted along the Tidim Road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churchandpur, the destination by helicopter. That's it. If this is not taken, somehow rush or come up to here and we stop here. If this is taken, otherwise it's not our problem. और इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर पहुंचे, लेकिन चूड़ाचांदपुर पहुंचने से पहले बिष्णुपुर में उनका काफिला को रोक दिया गया था, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने कहा कुछ महिला प्रदर्शनकारी उनके काफिला रोका था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त राहुल गांधी का काफिला जो चूड़ाचांदपुर के कॉलेज है जहाँ पे रिलीफ कैंप है वहाँ पे घुस रहे हैं। राहुल गांधी इस इलाका में भी इस लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पहुँचने से पहले राहुल गांधी का काफिला को पुलिस ने चूड़ाचांदपुर में रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ महिला प्रदर्शनकारी नहीं चाहते कि राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर जाए, लेकिन आप देख सकते हैं इस गाड़ी में राहुल गांधी है और अभी वो अंदर गए हैं। लेकिन बाद में कुछ महिला प्रदर्शनकारी ऐसे भी कहा कि नहीं, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी नहीं जाए, वो इनफैक्ट चाहते हैं कि राहुल गांधी जाए। वो भी भारतीय है और राहुल गांधी भी भारतीय है और राहुल गांधी को पूरा हक है चूड़ाचांदपुर आने का, ऐसे महिला प्रदर्शनकारी का कहना है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने काफिला इसलिए रोका था क्योंकि उनको लगा था कुछ महिला प्रदर्शनकारी है जो राहुल गांधी का चूड़ाचांदपुर आने के बात पर विरोध कर रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी आखिर में पुलिस की जो एडवाइस थी कि वो चले जाए वापस इम्फाल और हेलीकॉप्टर लेके आए, वैसे ही किया। राहुल गांधी जब गाड़ी उनका काफिला जब यू टर्न किया तब कुछ महिला प्रदर्शनकारी ज़रूर गाड़ी के सामने आए क्योंकि वो यू टर्न करने से गाड़ी को रोकना चाहते थे। और उसके बाद लेकिन राहुल गांधी असल में यू टर्न किए, वापस चले गए इम्फाल से हेलीकॉप्टर में चढ़ के यहाँ चूड़ाचांदपुर आए और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका काफिला इस कॉलेज में पहुँच चुके हैं। चूड़ाचांदपुर भी पहुँचे हैं वो और यहाँ पे उनका काफिला इस वक्त है यहाँ पे और राहुल गांधी लोगों से अंदर इस कैंप में मिल रहे हैं। तो ये आज का पूरा घटना है।
पुलिस का क्लेम है कि महिला प्रदर्शनकारी राहुल गांधी को रोकना चाहता था। महिला प्रदर्शनकारी का कहना नहीं, वो नहीं रोकना चाहते थे, वो चाहते थे कि राहुल गांधी जाए, लेकिन आखिर में पुलिस ने ये निर्णय लिया कि कॉन्वॉय का आगे नहीं जाना चाहिए। उसी बात पर उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि आप वापस इम्फाल चले जाइए और हेलीकॉप्टर में आइए। उसके बाद राहुल गांधी उसी चीज़ को किया और उन्होंने वापस इम्फाल गया। हेलीकॉप्टर से वो चुराचांदपुर पहुंचे और फिर यहाँ पे एक जगह पहले गए हैं और यहाँ पे दूसरा जो रिलीफ कैंप है, यहाँ पे राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हैं और लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। चुराचांदपुर मणिपुर से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें, बीजेपी की कल देर रात एक बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर कल देर रात बीजेपी के आला नेता मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद थे। इसमें पहले अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अरुण कुमार की बैठक हुई। 2024 लोकसभा चुनाव, इस साल राज्यों में विधानसभा चुनावों की रणनीति की चर्चा के कयास है। पार्टी संगठन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े फेरबदल की भी चर्चा की अटकलें लगाई जा रही हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद पहली बार बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। बिहार के लखीसराय में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिन्होंने बार बार घर बदला, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए सारे सिद्धांत भूल गए। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वो 2024 में बिहार का सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनवाएं। गृहमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार पूछते हैं कि 9 साल में क्या है। उन्होंने कहा कि ये 9 साल गरीब कल्याण और भारत के गौरव के लिए थे। पूरी दुनिया में आज भारत की जयकार हो रही है, गृहमंत्री ने कहा। आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से राज्य के कई जिलों में 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। आई स्कैनर, ब्लूटूथ और फिंगर मशीन के जरिए ये गिरफ्तारी संभव हो पाई। ग्राम्य विकास अधिकारी की परीक्षा में एक ऐसा सॉल्वर पकड़ा गया है जो हाईटेक ब्लूटूथ अपने कान में ऐसे लगाया था जिसको खोजना नामुमकिन था। देखिए किस तरह पुलिस इसके कान के अंदर से ब्लूटूथ डिवाइस निकाल रही है। यही नहीं, असली की जगह नकली परीक्षार्थी को बैठाने के लिए गिरोह ने एडमिट कार्ड पर 2 चेहरों की मिक्सिंग करके फोटो लगाया ताकि उनको पहचाना ना जा सके। लेकिन पुलिस ने संदिग्धों का जब आई स्कैनर किया तब आधार से पता चला कि ये नकली है। और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश शुक्ला। प्रदेश भर में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की 2023 की जो परीक्षा है, जनपद गोरखपुर में 49 स्थानों पर पिछले 2 दिनों में सकुशल संपन्न हुई। उसमें करीबन 96,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरा था। उसी परीक्षा के सफल आयोजन करवाने के ही अनुक्रम में कल थाना कोतवाली एवं तिवारीपुर द्वारा 6 सोल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जो दूसरों की जगह एग्जाम देने आए थे, उनको वहीं मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
जी देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा 26 और 27 तारीख को आयोजित की गई और परीक्षा अब हो चुकी है। लेकिन इस परीक्षा के दौरान जहां नकल गिरोह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नकल करने के लिए किया, वहीं तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत पर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बाखूबी और अब तक 40 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। और इसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे, बल्कि बिहार, झारखंड तक के लोग जो है वो शामिल थे और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी भी धरपकड़ चल रही है, लगातार इसके नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कैसे इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और नकल करवाने की कोशिश की? दरअसल क्या हुआ कि सबसे बड़ा तरीका इनका ये था कि असली की जगह नकली परीक्षार्थी को अंदर कमरे में बैठा दिया जाए और फिर वो सॉल्व कर देता था। और इसका जरिया ये बना कि जो एडमिट कार्ड दिया गया उसमें इन नकल गिरोह ने जो असली और नकली दोनों परीक्षार्थियों की जो फोटो है उसको मिक्सिंग करके और फिर एडमिट कार्ड पर लगा दिया, ताकि अगर पहली नज़र में कोई एडमिट कार्ड को देखे तो उस नकली परीक्षार्थी के चेहरे को भी वो ना समझ पाए और उसी गफलत में वो अंदर चला जाए। इसका जहां एडमिट कार्ड में इस फोटो का इस्तेमाल नकल गिरोह ने किया, वहीं फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये काम किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसएसबी जो बोर्ड है उसने अंदर आई स्कैनर भी लगा रखे थे। तो आई स्कैनर और थंब इम्प्रेशन के जरिए फिर ऐसे परीक्षार्थी को जो है वो पकड़ा गया और कई सारे शहरों में ऐसे परीक्षार्थियों को पकड़ा गया। नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम सारे परीक्षा केंद्रों पर ऐसे परीक्षार्थी को पकड़ा गया। दूसरा इस्तेमाल ये किया गया कि ब्लूटूथ का डिवाइस, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें एसटीएफ की टीम जो है ब्लूटूथ के डिवाइस को बहुत अंदर, बहुत सोफिस्टिकेटेड ब्लूटूथ के डिवाइस को अंदर तक कान में डाला गया था, ताकि अगर कोई कान चेक करे तो उसे पता न चले कि ब्लूटूथ का डिवाइस अंदर है, तो उसको चिमटी से बाकायदा निकाला जा रहा है। ऐसे परीक्षार्थियों को जब पकड़ा गया तो उनसे ये पूछा गया कि आपका ब्लूटूथ किस नाम से है। तो फिर क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो 50 मीटर के दायरे में अच्छा काम करता है, तो मेरठ पुलिस ने ऐसे एक गिरोह को पकड़ा जो कि बाकायदा उस परीक्षा केंद्र के पास एक वैगन आर गाड़ी में 3 लोग ब्लूटूथ डिवाइस परीक्षार्थी से जोड़कर और उसके बाद वो मोबाइल से उसको पेपर सॉल्व करा रहे थे। तो उनको जो है वो ब्लूटूथ डिवाइस जो 50 मीटर के दायरे में काम करता है, फिर उसमें पुलिस ने उन 3 लोगों को पकड़ा। तो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने ब्लूटूथ, व्हाट्सएप, आई स्कैनर और जो थंब इम्प्रेशन होता है यानी जो बायोमेट्रिक्स होता है उसकी मशीन के ज़रिए ये सारे नकल गिरोहों के लोगों को पकड़ा और अभी भी तमाम सारी कार्रवाई चल रही है। हालांकि परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई, लेकिन दोबारा इस तरीके की परीक्षा में ऐसे नकल गिरोह न कामयाब हो पाएं, उसके चलते अब बड़ी तादाद में जो है धरपकड़ एसटीएफ ने किया है। 40 से ज़्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस साल अमरनाथ यात्रा पूरे जुलाई और अगस्त चलेगी, यानी 2 महीने। इस बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। इस साल अमरनाथ यात्रा सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए होने जा रही है। ये यात्रा जो है 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। 2004 से पहले ये यात्रा कुछ दिनों के लिए होती थी, लेकिन उसके बाद इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई। इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 अप्रैल से शुरू हुए थे। इसके लिए आप रजिस्टर जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। यात्रा जो है वो 2 रास्तों से की जा सकती है। पहलगाम के रास्ते लंबा रास्ता है, ये 46 किलोमीटर है, लेकिन बहुत खूबसूरती के नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बालटाल का जो रास्ता है वो छोटा है, लगभग 14 किलोमीटर का है। यहाँ से यात्रा जो है वो आप 1 दिन में कर पाएंगे। पिछले साल जो एक हादसा हुआ था उसके बाद खास इंतजाम किए गए हैं। पवित्र गुफा के आसपास इस बार जो है किसी भी श्रद्धालु को रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। खास करके जो इलाका जहाँ पर भूस्खलन होने की उम्मीद है वहाँ पर हेलमेट भी लगाने के उन्हें आदेश दिए गए हैं।
हैं। पहली बार जो गुफा के आसपास जो है वो आईटीबीपी तैनात की गई है, सीआरपीएफ की जगह आईटीबीपी इसलिए तैनात की गई है क्योंकि वो माउंटेन की फोर्स है और किसी भी जो आपत्ति काल जो होता है या कोई ट्रेजेडी होती है तो उसके चलते उन्हें क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं उनके बारे में उसको जानकारी होती है। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है वो ऊपरी इलाकों में नजर रखेगी ताकि झील में अगर पानी बढ़ता है, जो गुफा के पीछे की जो झील है वहां पे अगर पानी बढ़ता है तो जो कंटिजेंसी मेजर्स हैं उन्हें अलर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था फ्लैश फ्लड के चलते काफी लोग वहां पर मारे गए थे। खास इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन के जरिए पूरे हाईवे पर जो है वो सुरक्षा दी जा रही है। पिछले साल 3,65,000 श्रद्धालु यहां गुफा तक पहुंचे थे, जिसमें से 45% जो हैं वो बालटाल के रूट से पहुंचे थे और 55% जो हैं वो पहलगाम के रूट से पहुंचे थे। इस साल अभी तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल 5 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी कई बसों में आज भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से मौके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गई। इन सभी बसों में कैसे आग लगी इसके पीछे की सही वजह सामने नहीं आ पाई है। जांच के बाद ही आग लगने के पीछे की वजह का पता चल सकेगा। और जाते जाते आपको बता दें, अगर आप ताज़ा तरीन खबरों से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।